हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। किस भाषा वैज्ञानिक ने भोजपुरी को मैथिली और मगही से अलग मानकर बंगाली के अधिक निकट बताया था? यह पूछा गया है किस भाषा वैज्ञानिक ने भोजपुरी को मैथिली और मगही से अलग मानकर बंगाली के अधिक निकट बताया था। सामान्यतः यदि आपसे बात की जाए तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के अंतर्गत इसके कुछ उपक्षेत्र माने गए हैं जिसके अंतर्गत शोर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, राचर और पैसाची की बात की जाती है। एक सेकेंड, शोर श्रेणी, ठीक है, अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़, खस और महाराष्ट्री, इनकी बात की जाती है। जब शोर श्रेणी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भाषा जो हमारे उपभाषा क्षेत्र रखे गए हैं वह गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। जब अर्धमागधी की बात करते हैं इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के साथ साथ इसी के अंतर्गत आती है हमारी बघेली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी पूर्वी हिंदी के भी अंतर्गत आने वाली बोलियां हमारी कौन सी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। ठीक है, वैसे ही जब हम शोर श्रेणी के अंतर्गत बात करते हैं तो दो क्षेत्र ऐसे दिखाई देंगे जिनके अंतर्गत बोलियों की बात होती है, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। ये 4 बोली क्षेत्र हैं। और जब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की तो इसके अंतर्गत आने वाले जो बोली क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? आपका खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और आपका ब्रजभाषा, कन्नौजी, वो किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। मागधी के अंतर्गत आने वाली मागधी के अंतर्गत कौन सा भाषाई क्षेत्र आता है? बिहारी। और बिहारी की जब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत असमिया, बंगला और ओडिसी भी आते हैं। और जब हम बात करते हैं बिहारी की तो बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोली हमारी कौन सी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो वहीं से ये प्रश्न है कि किस भाषा वैज्ञानिक ने भोजपुरी को मैथिली और मगही से अलग मानकर बंगाली के अधिक निकट माना? यानी कि जो बिहारी के अंतर्गत आने वाले 3 क्षेत्र हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, तो वहां भोजपुरी को अलग करके देखा गया और भोजपुरी को किसके निकट बताया गया? बंगाली के निकट। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक है? धीरेन्द्र वर्मा नहीं, ग्रियर्सन बिल्कुल यही मानते हैं बंगाली को भोजपुरी को बंगाली के अधिक निकट। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में ह ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब हम स्वर तंत्रियों की बात करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रिका यानी कि जो वर्ण उच्चारण होता है, वर्ण उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्री जो गले में होती है इसमें एक कंपन होता है। कुछ वर्णों के उच्चारण में कंपन कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, जिन्हें हम घोष और अघोष कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में ह ध्वनि को क्या कहा जाता है? घोष, अघोष या स्पर्श संघर्षी? तो इनमें से कुछ नहीं, यहाँ इसे क्या कहा जा रहा है? काकल्य कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? स्वतंत्र रूप से काकल्य वर्ण ह को ही कहा जाता है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने बघेली को किस उपभाषा के अंतर्गत माना है? अभी मैंने बताया था कि जब भाषा उपभाषा क्षेत्र बांटते हैं, उपभाषा से फिर हम क्षेत्रों पर जाते हैं, उन क्षेत्रों से हम बोलियों पर जाते हैं। तो जो हमारा बघेली है, अगर हम सामान्यतः इसका वर्गीकरण देखते हैं तो ये किसके अंतर्गत आती है? बघेली बघेली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो कामता प्रसाद गुरु ने भी बघेली को किसके अंतर्गत माना? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत माना। ठीक है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली अन्य बोली कौन कौन सी है? अभी हमने बात की थी अवधी,
छत्तीसगढ़ी और बघेली। ठीक है, ये तीनों बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और जब बात की है कामता प्रसाद गुरु की, तो कामता प्रसाद गुरु ने बघेली को कहाँ स्थान दिया? इन्होंने भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही इसको स्थान दिया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? अभी जिसपे हमने बात की थी, खड़ी बोली। यहाँ ध्यान दे लीजिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। हरियाणवी, जिसे जाटू भाषा भी कहा जाता है, और खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कोरवी कहा जाता है। कन्नौजी, ब्रज भाषा, ब्रज के अलावा बुंदेली। ये ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड वाले एरिया के अंतर्गत जो बुंदेली है वो किसके अंतर्गत आ रही है? पश्चिमी हिंदी, क्योंकि वो क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है? पश्चिमी के अंतर्गत। और जब बघेली की बात करते हैं तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए उसे क्या कहा जा रहा है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा जा रहा है बघेली को। ठीक है, राजस्थानी का भी मैंने बताया, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? 4 बोलियां आती हैं। मेवाती, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं, मारवाड़ी और मालवी। ठीक है, तो ये राजस्थानी जो हमारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाली 4 बोलियां हैं। अगर इसे देखें, ये उत्तर राजस्थान के अंतर्गत आती है, ये पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत, और ये दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, पहाड़ी की बात करते तो पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और तीसरा है नेपाली। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये हमने जो भाषा है, भाषा के उपक्षेत्र उनके अंतर्गत आने वाले बोलियों को देखा। और यहाँ प्रश्न था, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा पूछा गया था कि बघेली को कहाँ स्थान दिया गया? तो बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है, उन्होंने भी उसे वहीं पर स्थान दिया है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ने किस जगत को मिथ्या माना है? अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? शंकराचार्य। और इनकी एक टैगलाइन है, जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या कहा था? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, जो उन्होंने किस जगत को मिथ्या माना है? जब इनकी पंक्ति की बात करते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो यहाँ प्रश्न ये है कि उन्होंने जो जगत माना है उसको, किस जगत को मिथ्या माना है? अब आपके समक्ष यहाँ विकल्प हैं 4, जिन्हें आपको देखना है। आध्यात्मिक जगत को, दृश्यमान जगत को, या परलोक को, अंतर जगत को। तो आध्यात्मिक जगत क्या होता है? आध्यात्मिक जगत तो वह है जो सिर्फ आप सोच सकते हैं, आपके विचारों में हो सकता है, आपके मन में हो सकता है, लेकिन उसे आप व्यक्त नहीं कर सकते। परलोक, जो इस लोक से दूसरे लोक की बात हो, वो परलोक, उसे भी आप नहीं देख रहे हैं। अंतर जगत, जो अंतः मन में, अंतर जगत में चल रहा है, तो वो भी दिखाई नहीं देगा। उन्होंने यहाँ मिथ्या उस जगत को माना था जो दृश्यमान है, जो दिखता है। ब्रह्म को सत्य माना, और दिखने वाला जो जगत है, जो हमें ये विलासिता की चीजें दिखाई दे रही, जो जगत दिख रहा है, ये मिथ्या है। ये इसी के लिए जो यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा? दृश्यमान जगत को इन्होंने मिथ्या माना है। ठीक है, सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। यह बात कौन कहता है? यहाँ विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप देखेंगे कि जब बात आती है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कहता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन भी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कोई अपभ्रंश को आप पुरानी हिंदी नहीं कहता। लेकिन जब शुक्ल की बात आती है तो शुक्ल प्राकृता भाष अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, इन्होंने सिद्धों की भाषा के आधार पर कहा था
मिश्रित अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, तो वो कौन है? शुक्ल है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इस आधार पर शुक्ल का नाम भी पुरानी हिंदी कहने वालों में जुड़ जाता है। ठीक है, तो कितने नाम जुड़ गए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हालांकि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग करके बोलते हैं, वो कहते हैं कोई अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहता। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ जब आप देखेंगे रासो साहित्य की बात, तो रासो साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर ही शुक्ल ने पूरे आदिकाल को एक नाम दिया, प्रवृत्ति के आधार पर, वीर रस के आधार पर दिया, वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल उन्होंने प्रवृत्ति मात्र के आधार पर, लेकिन जब वो रासो साहित्य के आधार पर पूरे कालखंड का नामकरण करते हैं, तो जो अन्य विधाएं रही, अन्य रचनाएं रही हैं, अन्य संप्रदाय रहे हैं, उनकी अनदेखी हो जाती है। नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और आपका जैन साहित्य, ये सब लौकिक साहित्य, उन सब की अनदेखी हो जाती है। लेकिन जब रासो साहित्य की बात आती है, तो रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों पर ही शुक्ल खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनकी प्रामाणिकता पर, क्योंकि जब साहित्य में कोई ऐतिहासिक कालखंड का वर्णन किया जाता है, तो उसमें काल्पनिकता का आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो यहाँ यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसकी भाषा डिंगल है, यह पूर्णतः प्रामाणिक ग्रंथ है, इसके रचयिता चंद्रप्रदायी है। अभी मैंने बताया कि शुक्ल खुद ही जिस प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण कर रहे हैं, उन ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनकी प्रामाणिकता पर। ठीक है, तो वो इसे कैसा मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य शुक्ल ने माना, इसकी भाषा डिंगल है, डिंगल का तात्पर्य है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। डिंगल का तात्पर्य किससे है? अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण। ठीक है, पूर्णतः प्रमाणिक है ये बात, ये नहीं, ये पूर्णतः अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, और इसके रचयिता चंद्रप्रदायी हैं, ये तो सही है ही। अब ऐसा ना हो कि आप सभी को सही मान लें, तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि जब पृथ्वीराज रासो की बात आती है, तो एक और ग्रंथ है जिसके आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट हुआ, वो कौन सा है? वह है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? जैनक के द्वारा लिखी गई। ये प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। फिर बात करते हैं भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस दोहे के अनुसार भक्ति का प्रसार उत्तर भारत में किसने किया? यहाँ यह नहीं पूछा कि भक्ति द्रविड़ी उपजे लाए रामानंद, ये कथन किसने लिखा है। यहाँ पूछा है कि इस दोहे के अनुसार भक्ति का प्रसार उत्तर भारत में किसने किया। तो किसने किया? उत्तर भारत में भक्ति का जो स्वरूप है उसे लाने का पंक्ति में ही दिया गया है। किसको है? रामानंद को है। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी जो रचनाएं हैं साखी, सबद, रामायणी, और उन्हें किस नाम से किसने संकलित किया था ये भी ध्यान रखना है। साखी, सबद, रामायणी, इन्हें बीजक नाम से संकलित किया था धर्मदास ने। किसने संकलित किया? धर्मदास ने। तो उनका जो गद्दी थी उसका पदाधिकारी कौन बना था? धर्मदास ही बने थे। नामदेव ये दक्षिण भारत के आचार्य संत रहे हैं। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? और रैदास, इनकी रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। रैदास, कबीर, ये सारे संत हैं, ये ध्यान रखिएगा। केशवदास की कवि प्रिया का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? अभी इनसे संबंधित प्रश्न आगे आएंगे इसलिए छोड़ दिया है। केशवदास की कवि प्रिया का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? केशवदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? 3 प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, लेकिन 3-4 इनकी प्रमुख मानी जाती है। एक तो इनकी जिसके आधार पर इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, वो है रामचंद्रिका, क्योंकि उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। साथ ही रसिक प्रिया, कवि प्रिया। रसिक प्रिया में रस का निरूपण किया गया है और कवि प्रिया में इन्होंने अलंकार का निरूपण किया, और इसी के साथ एक और इन्होंने रचना लिखी है जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, तो ये 4 विज्ञान गीता भी इनकी रचना है। तो यहाँ कवि प्रिया का जो मुख्य प्रतिपाद्य वो क्या है? रस निरूपण रसिक प्रिया का है।
यहां इनका है अलंकार निरूपण। ठीक है, क्या है? अलंकार निरूपण। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? एक सेकंड, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या नगेंद्र? तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहने वाले हैं शुक्ल। किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो अभिव्यंजनावाद का जो सिद्धांत है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे है। ठीक है। इलियट के अनुसार कविता क्या है? इलियट ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री है, क्रोचे भी पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। तो बात आती है कि इलियट के अनुसार कविता क्या है। सीधा प्रश्न है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व से पलायन, भावनाओं का उद्वेग या शब्दों का खेल? तो इलियट के अनुसार कविता क्या है? इलियट के अनुसार कविता जो हमारा है व्यक्तित्व से पलायन है। क्या है? व्यक्तित्व से पलायन। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उन्होंने नहीं माना है, भावना का उद्वेग भी नहीं माना, और शब्दों का खेल उन्होंने माना है व्यक्तित्व से पलायन। कविता क्या है इलियट के अनुसार? कि व्यक्तित्व से पलायन करना ही कविता है। स्वच्छंदतावाद की मुख्य विशेषता क्या है? परंपरा का पालन, शास्त्रीयता, व्यक्तिकता और कल्पना प्रवणता या यथार्थवाद? तो स्वच्छंदतावाद की मुख्य विशेषता क्या है? स्वच्छंदतावाद की मुख्य विशेषता है व्यक्तिकता और कल्पना प्रवणता। आपको यह बताना है कि जो हमारा काव्य हिंदी काव्य है उसके अंतर्गत स्वच्छंदतावाद मुखरता से किस कालखंड में दिखाई देता है? ठीक है, द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद की झलक हमें मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी जो मुखरता से इस पर काम किया गया वो किस कालखंड में किया गया? तो किस कालखंड में किया गया? छायावाद। ठीक है, और छायावाद को बच्चन सिंह क्या नाम देते हैं? बच्चन सिंह ने इसको किस नाम से, हरिवंश राय बच्चन ने किस नाम से इसे संबोधित किया? हालावाद। किस नाम से संबोधित किया? हालावाद। ठीक है, तो यहाँ स्वच्छंदतावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या बताई गई, विशेषता क्या बताई गई है? व्यक्तिकता और कल्पना प्रवणता। ठीक है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा काव्य की ये पंक्ति किस मनोभाव को व्यक्त करती है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा ये बात जो सखियों से कहती है जब जो गौतम बुद्ध है वो घर छोड़कर चले जाते हैं। आपको ये बताना है एक तो ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ है कि कौन सा मनोभाव था? क्रोध था। तो यहाँ कहने में क्रोध का भाव तो नहीं झलक रहा, विरह मुखरता से नहीं है, घृणा बिल्कुल नहीं है, तो क्या बचा? उपालंब और गौरव। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपालंब और गौरव। ये थी आज की हमारी प्रश्नावली। अगली क्लास में फिर लेकर उपस्थित होंगे आगे की प्रश्नावली। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पढ़ते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि यूपीएचएससी की परीक्षा अपनी तिथि पर होने वाली है और उम्मीद है कि कल या परसों में 2 दिन के अंदर आपके जो एग्जाम सेंटर है उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा और 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।